अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीयू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ ENG 201 के लेक्चर नंबर 7 के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कॉन्साइसनेस एंड शॉर्टनेस। आज इन सारे टॉपिक्स पे आज डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं आप तक इजीली पहुंच सके। तो जो है चलते हैं जो है मैं अपने टॉपिक के जानिब। तो आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें हमारे पास है 4 टॉपिक है, ठीक है। एक्यूरेसी है, क्लैरिटी है, कंसाइसनेस है एंड शॉर्टनेस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देखते हैं कि जो है क्या चीज़ कैसे आप लोगों ने करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्वेश्चन जो आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशंस, ठीक है। कि आपने अफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाती है या कंफ्यूज हो जाते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो आपने जो फंक्शंस होते हैं वो अलग होती हैं, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग होती हैं, टाइप्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है टेक्निकल कम्युनिकेशंस की आप काउंट करें तो हमारे पास बनती हैं जी 5, ठीक है। एक्यूरेसी है, क्लियर है, कंसाइज है, शॉर्टनेस एंड एप्रोप्रिएट है। वन बाय वन इनकी जो है मैं डिटेल में जाऊंगी। तो इसमें क्या है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने देखना है, आपने याद करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर आप कर लें। हाउ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशंस, वी हैव 5 और इनके आपने नेम भी याद कर लेने हैं। एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं जो मेरी मेन चीज़ है इसकी जानिब में आती हूँ। व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन बना के दे दिया गया है कि क्यों एक्यूरेसी क्या होती है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। एक्यूरेसी से बेसिकली मुराद क्या होता है? एक्यूरेसी से मुराद होता है किसी चीज़ का सही होना, किसी चीज़ का एक्यूरेट होना, ठीक है। तो एक्यूरेसी से क्या मुराद है कि जब आप कुछ लिख रहे हो तो वो आपका एक्यूरेट हो, हकीकत पे मबनी हो, फैक्ट्स हो उसमें। ये ना हो कि आप ऐसी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंटेशंस में इंक्लूड कर लें जो इमेजिनरी हो, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जब आप ऐसी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देते हो तो क्या होता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस लॉन्ग टाइम जो है नहीं रहती हैं, ठीक है। तो क्या होगी जी, हमारे पास क्या है कि विच इज़ द केयरफुली कंफर्मिंग टू ट्रूथ और फैक्ट, ठीक है। तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? हमारे पास इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, या आप कह लें 3 जो है ये चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? एक्यूरेसी की डेफिनेशन याद करनी है। फिर हमने पढ़ना है कि एक्यूरेसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है, स्टाइलिक एंड टेक्निकल एक्यूरेसी। अब कहता है कि डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी से क्या मुराद है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी से मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जो डॉक्यूमेंट में आपने जो टॉपिक लिया है उसकी आप डिटेल दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियरली बताएं और उसका सल्यूशन भी आप दें। और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीडर्स की हेल्प करें कि आपने जो फेसिंग प्रॉब्लम है वो कहाँ तक एक्यूरेट है, कहाँ तक जो है क्या चीज़ होगी, क्या इसमें आपने
टूल्स यूज़ करने हैं, क्या आपने इसमें टर्म्स यूज़ करने हैं, ये आप क्लियरली अपने रीडर को बताओगे। डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेसी से मुराद क्या है कि कोई भी आप जो पॉइंट दे रहे हो, जो आप टॉपिक दे रहे हो, जो डिटेल दे रहे हो, इसमें आपने एक्यूरेसी को रखना है, ठीक है। और कोई इसमें जो है आपने गलत बयानी आपने नहीं करनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है एक्यूरेसी में, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है, और फिर जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास है स्टाइलिक एक्यूरेसी। तो स्टाइलिक एक्यूरेसी से मुराद क्या होता है, जो है हमारे पास होता है कि आपने ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो आपके मीनिंग्स को एक्सप्रेस करती हो। अगर हम देखें तो हमें मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को मद्देनज़र रखते हुए या मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को बनाना होता है। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो उसके लिए अगर कोई आपको रूल्स दिए गए हैं, आपको जो लैंग्वेजेस में पाबंदी दी गई है, आपने उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी डॉक्यूमेंटेशंस करनी है। एक्यूरेसी लैंग्वेज रिक्वायर्स द केयरफुल यूज ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, वर्ड चॉइस टू डिस्क्राइब एनालाइज योर टॉपिक्स इफेक्टिवली। कहता है कि आपने एक्यूरेट लैंग्वेज जब यूज़ कर रहे हो तो ये रिक्वायर करती है कि आप अपने पैराग्राफ, अपने सेंटेंसेस, अपने स्ट्रक्चर्स और जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो वो इफेक्टिव हो, एक्यूरेट हो, जो यूज़र को आपकी जानिब अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल एक्यूरेसी। टेक्निकल एक्यूरेसी से मुराद क्या है, कहता है कि क्या है टेक्निकल एक्यूरेसी और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल एक्यूरेसी जो है ये होती है, डिपेंड करती है हमारे जो राइटर्स होते हैं उसकी कॉन्सेप्चुअल मैस्ट्री पे होती है, डिपेंड करती है। मैंने आप लोगों को पहले एक चीज़ बताई थी कि आप टेक्निकल टर्म्स यूज़ करो, ऐसी चीज़ें यूज़ करो बिकॉज यू आर द ऑथर, यू हैव अ राइट टू राइट डाउन एवरीथिंग, एनीथिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो भाई आप जब लिख रहे हो तो आप रीडर्स को इमेजिन करो, आया आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो आपका रीडर उससे अवेयर है। अगर आप ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो जिसके लिए रीडर को बार बार वोकैबुलरी की या कहीं से सर्चिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है ये फेलियर की जानिब जाएगा। तो ऐसी आप टर्म्स यूज़ करो, ऐसी आप टेक्निक्स, ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज़ करो जिससे आपकी पब्लिक अवेयर है, बीइंग अ ऑथर, बीइंग अ राइटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लैरिटी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सेकंड हमारे पास पॉइंट है, एक्यूरेसी वहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लैरिटी। क्लैरिटी से मुराद क्या है, क्लियर होना, ठीक है। क्लियर से मुराद क्या है कि हम लोग लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस लिखते हैं तो भाई क्लियर हो, वाज़िया हो और सही से लिखी हुई हो, ताकि जो है गड़बड़ ना हो, एक लफ्ज़ एक दूसरे के अंदर धंसे हुए ना हो, और ना ही बहुत ज़्यादा आपने बोल्ड कर दिया हो, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको अटैलिक कर दिया हो, ना बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया हो, ना बहुत ज़्यादा आपने इसको बड़ा कर दिया हो। एक आप जो है एक क्लियर करके अपने डॉक्यूमेंटेशंस को जो है रिप्रेजेंट, आप इसको प्रेजेंट करो ताकि आपका जो ऑडियंस है या आपके जो लोग हैं, जो आपके रीडर्स हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ना कि इतना ओवरलोडेड देख के सेंटेंसेस को, इस चीज़ को जो है डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। तो क्लैरिटी से मुराद क्या है, क्लैरिटी से मुराद है कि हमने ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिसको इस्तेमाल करते हुए रीडर्स कैन ईजीली अंडरस्टैंड आवर डॉक्यूमेंटेशंस।
ओके। अब हमारे पास इसके जो है क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लैरिटी जिस पे कंसिस्ट करती है। तो हमारे पास है स्ट्रक्चर क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी एंड कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी। स्ट्रक्चर क्लैरिटी से मुराद क्या है? कहता है कि एट द लेवल ऑफ होल डॉक्यूमेंट यू कैन प्रमोट स्ट्रक्चर क्लैरिटी दैट्स मेकिंग इट इजी फॉर रीडर टू गेट द लार्ज पिक्चर। भाई आपने जो है एक डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी डिटेल में बना दिया है, तो कहता है कि आप एक ऐसी इसकी एक लार्ज पिक्चर बना दो जिसको देख के यूज़र इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। अगर मैं इसको रियल लाइफ में आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज के जो है हमारे पास रेलवे है, तो रेलवे का जब समझाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, मॉडल्स बनाए जाते हैं। अब जो है डायरेक्ट रेलवे लाइंस पे तो नहीं, ट्रैक पे तो नहीं लेके जाया जाता। क्या करते हैं कि मॉडल्स को दिखाया जाता है कि यहाँ से कट होगा, यहाँ से दूसरी जो है ट्रेन आएगी, ये चीज़ एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि एक बिग मैप, आपने एक बिग पिक्चर दी होती है ताकि आपके जो रीडर्स हैं इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, आप एक पिक्चर दो, आपके डॉक्यूमेंट का जो स्कोप है, जो पर्पस है, एक लुक में, एक नज़र में वो अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, इतनी आपने उसमें क्लैरिटी लेकर आनी है। तो जो है कैसे कहता है कि हम लोग इसको क्लैरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। आपको इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द टर्म्स, राइट डाउन द टेक्निक्स विच थ्रू यू कैन इम्प्रूव स्ट्रक्चर क्लैरिटी। तो जी इसके लिए क्या है कि इसके लिए यू कैन यूज डिफरेंट ग्राफ्स, टेबल्स एंड डिफरेंट विजुअल एड्स। ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो जी। हेडिंग्स दे दो, कुछ टाइटल्स दे दो, जिससे आपका जो टॉपिक है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी। तो इससे मुराद क्या है कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो जो डायरेक्ट हो और सिंपल हो। ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, कहता है कि अवॉइड करें ओवरलोडेड सेंटेंसेस। ओवरलोडेड सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आप प्रेजेंट जो है एक्टिव वॉइस यूज़ करें, पैसिव वॉइस यूज़ ना करें। डायरेक्ट आप सेंटेंसेस यूज़ करें, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आप यूज़ ना करें। पैसिव वॉइस और ओवरलोडेड जो सेंटेंसेस होते हैं ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है कहता है कि नॉर्मलाइजेशंस आल्सो कंट्रीब्यूट क्लैरिटी। Here me declare what is normalizations. Normalization is a process, and through normalizations we can convert complex structures into simple and easy and readable form. कि नॉर्मलाइजेशंस क्या है कि ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने मुश्किल तरीन, पेचीदा तरीन जो स्ट्रक्चर्स है उसको आप आसान और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में तब्दील करते हो। नेक्स्ट मेरे पास है कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी। कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी फिर वही जो है कि ये इसका होता है ऑथोराइज्ड, हमारे जो ऑथोराइजेशंस होती हैं उनसे इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, तो बीइंग एन ऑथोराइज्ड पर्सन आपको जो है आपकी ये ड्यूटी है कि आप ऐसी टर्म्स यूज़ करें जो आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको बीइंग एन ऑथोराइज्ड आप जो है देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी क्लैरिटी को प्रमोट कर सकते हैं, इसके पर्पस को अचीव करने में और आपकी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंसाइजनेस। ठीक है, व्हाट इज़ कंसाइजनेस? कंसाइजनेस बेसिकली होता क्या है और क्यों ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कहता है कि कंसाइजनेस से बेसिकली मुराद क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड में जो है बता दूं।
कंसाइजनेस का मतलब होता है आप मेन चीज़ दो, ठीक है। आप अपने टॉपिक के जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो दो, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशंस को आप ख़त्म कर दो, डुप्लीकेशंस को आप ख़त्म कर दो, ठीक है। तो कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है, आपने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है। अदरवाइज जो हेल्पिंग मटेरियल है या जो आपकी चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, उसको आप यूज़ करने से गुरेज करें, ठीक है। तो जो है कहता है कंसाइज डॉक्यूमेंट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट कन्वे ओनली द नीडेड मटेरियल। एक वर्ड में जो है मैंने आपको पहले बता दिया, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमें इस चीज़ पे कायल करता है कि हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है, और जो इररेलेवेंट है उसको आप डिस्कार्ड कर दें। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि ना सिर्फ रीडर बल्कि राइटर का भी टाइम जो है वो दोनों का सेव होगा। रीडर लिखने में, राइटर्स जो है ये लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा और रीडर्स इसको जो है पढ़ने में, तो दोनों का टाइम कीमती है जी। टाइम सेव करने के लिए क्या आपने करना है, आपने सिर्फ फोकस करना है उसी चीज़ों पे जो इम्पोर्टेंट है। तो जो है जी कहता है कि कैसे आप कंसाइजनेस को अपने जो है इसमें लेकर आ सकते हो डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए क्या है कि आप क्या करें कि अपने जो डॉक्यूमेंट है इसको आपने रिवाइज करना है केयरफुली, और फिर जो फैमिलर वर्ड्स है, अब फैमिलर वर्ड से मुराद क्या है कि जो आप जिससे फैमिलर है, आप भी फैमिलर है, रीडर्स भी फैमिलर है, वो वर्ड इस्तेमाल करो। उसके बाद जो है जो रिड्यूसिंग है, जो है जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसको आप इग्नोर कर दो। लुक फॉर वेज कटिंग यूजलेस वर्ड्स, आप जो भी आपके कहता है कि आप देखो कि जो भी यूजलेस वर्ड्स है, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं वर्ड्स हैं, फिर सेंटेंसेस है या डॉक्यूमेंट का कोई हिस्सा है, ठीक है। चाहे कोई वर्ड है, बात चल रही है वर्ड से फिर सेंटेंस पे आया, फिर सेंटेंस से डॉक्यूमेंट की जानिब आया, तो आपने क्या करना है कि इनमें आप कहता है कि आप कट करो, चाहे फिर वो इररेलेवेंट वर्ड हो, फिर सेंटेंस हो, या फिर पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टॉपिक स्टार्ट हो गया है, चॉर्नेंस। कहता है कि चॉर्नेंस क्या होती है और क्यों ये इम्पोर्टेंट होती है। तो look for a way to improve chorness of your writing. chorness is a quality hanging together easily path। अच्छा जी, इसमें जो है हमारे पास चॉर्नस क्या होता है। चॉर्नस बेसिकली हमारे पास होता है कि आपने अपने जो है चौड़न से बच्चे बेसिकली जो मुराद होता है वो ये है कि आपने एक बहुत बड़ा, मैंने आप लोगों को इसकी पहले एग्जांपल दे दी है कि गिव अ लार्ज पिक्चर, ठीक है। आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की द होल डॉक्यूमेंट्स, आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की एक लास्ट पे चाहे समरी दे दो, चाहे टेबल्स में दे दो, चाहे आप जो है डिफरेंट में दे दो। और क्या है कि आपने पूरे के पूरे की एक आपने टेबल बना दिया है जी, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में है। इससे क्या होगा कि अगर रीडर के पास टाइम नहीं है, ठीक है, रीडर के पास टाइम नहीं है, तो वो एक दायराना नज़र ही करेगा, दायराना नज़र से देखेगा और आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेगा। तो बेसिकली चॉर्नेंस से मुराद क्या है कि चॉर्नेंस में आपने जो है अपने पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको आपने डिफरेंट चीज़ों से मिला के एक, चाहे आप पिक्चर बना लें, चाहे टेबल्स बना लें, या फिर आप कोई टॉपिक इसका दे दें, ठीक है। तो कहता है कि पैराग्राफ डेवलपमेंट, तो इसको कैसे हम लोग जो है अब अचीव करेंगे।
तो इसकी जो अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम लोग अपने चॉर्नेंट है तो इसको हम लोग अपने प्रोग्राम में डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज से। तो मैं जो है इन सारी स्ट्रेटजीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो है आप इसको एक अलग टॉपिक भी बनता है कि चॉर्नेट की कौन सी जो है टेक्नोलॉजीज है या कौन सी स्ट्रेटजीज है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास स्ट्रेटजीज है, इनोमरेशंस है, एग्जाम्प्लिफिकेशंस है, कंपैरिजन एंड कॉन्सेंट्रेंस एनालिसिस, डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। इनोमरेशंस निकला है बच्चों जो है स्टूडेंट्स, ये निकला है नंबर से। ठीक है, इनोमरेशंस किससे जो है निकला है, ये नंबर से निकला है। इनोमरेशन से बेसिकली मुराद क्या होता है कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ से तीसरे पैराग्राफ में, इवन कि आपके 7 पैराग्राफ्स हैं, 8 पैराग्राफ है, तो आप क्या करो कि आप अपने पैराग्राफ को नंबराइज कर दो, वन बाय वन करके उनको नंबर्स दे दो। इससे क्या होगा कि अगर आपकी एक पैराग्राफ कोई आपका रीडर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, अगर वो अपने जो है इंटरेस्ट लॉस्ट कर रहा है, तो आप क्या करो, आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स है तो आप एक टॉपिक पे एक पैराग्राफ, फिर दूसरे टॉपिक पे दूसरा पैराग्राफ और साथ में आप नंबर दे दो। अगर तो जो है अगर इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर पहले में इंटरेस्ट अगर लॉस्ट कर रहा है तो वो दूसरे में जो है मे भी दूसरे की उसको समझ लग जाए, मे भी तीसरे की समझ लग जाए। ठीक है, और वन बाय वन वो देखता जाएगा। और अगर आपने एक ही पैराग्राफ बना के उसको लिख देंगे तो क्या होगा कि आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को डिस्कार्ड करने के चांसेस हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपने इसको नंबराइज कर देना है। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके ने स्टार्टिंग पे ही अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया है और रीडर इसको अंडरस्टैंड कर गया है पहले ही लाइन में, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी लाइन पे आएगा, दूसरी से फिर तीसरे पैराग्राफ पे, और इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। जी ये है इनोमरेशंस में कुछ खास नहीं है, सिंपल आप अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एग्जाम्प्लिफिकेशन से मुराद क्या है कि आप अपने टॉपिक को चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, तो एग्जाम्प्लिफिकेशंस निकला है एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आप क्या करो, एग्जाम्पल दो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दो। अंडरस्टूड सी बात है, जितनी आप एग्जाम्पल दोगे रीडर उस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। मैंने अभी आप लोगों को जो है 2 से 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है आप लोगों को बताने के लिए वन बाय वन मैं बता भी रही हूँ। जी ये दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है, मैं इनोमरेट कर रही हूँ और साथ में एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं एग्जाम्प्लिफिकेशंस भी इसको कर रही हूँ। कंपैरिजन एंड कंसंट्रेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कंपैरिजन इस्तेमाल होता है दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, और जो है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जो है सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि आपने जो है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड कंसंट्रेट। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो कंपैरिजन होता है ये देखता है सिमिलैरिटीज़ को, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास है कंसंट्रेट्स, ये हमारे पास देखता है डिफरेंसेस को। ठीक है, ये नीचे आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट देना था और इसमें ज़्यादा जो है याद करने वाला कुछ भी नहीं है। कंपैरिजन में देख लें आप सिमिलैरिटीज़ और कंसंट्रेट्स में आप देख लें डिससिमिलैरिटीज़। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद जो है जी ये आप लोगों का हो जाता है लेक्चर नंबर 7 आपका हो जाता है कंप्लीट। और इसमें अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अल्लाह।